हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक तिवारी आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस सीरीज़ में हम क्या करेंगे कि डेली एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। ठीक है। प्रैक्टिस सेट में जितने क्वेश्चन आएंगे उनका एक्सप्लेनेशन देखेंगे, उनके आंसर देखेंगे। उसके साथ ही साथ उस क्वेश्चन से आसपास के और जो क्वेश्चन मिलेंगे, मिलते जुलते जो क्वेश्चन रहेंगे उनको भी हम कवर करेंगे। ओके। तो आज जो मैंने पेपर लिया है वो है आरआरबी चंडीगढ़ का 26/8/2007 का पेपर है। ठीक है। तो इस तरीके से डेली एक पेपर लेंगे और उस पेपर में जितने भी क्वेश्चन आए होंगे उनका एक्सप्लेनेशन देखेंगे, उनका आंसर चेक करेंगे। उसके साथ ही साथ उसके आसपास के जितने भी क्वेश्चन होंगे उससे रिलेटेड उन सभी क्वेश्चनों को हम कवर करेंगे। तो आइए चलते हैं, हम टाइम ना वेस्ट करते हुए अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। आप जैसे कि स्क्रीन पर देख पा रहे हो कि पहला क्वेश्चन है, गैल्वेनाइजिंग में जस्ता का प्रयोग किया जाता है। ओके। जो अंडरलाइन है ये आपको ये क्वेश्चन में पूछेगा, ये आंसर है। आंसर तो इसमें दे दिया गया है, लेकिन हम इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे। ओके। तो इसमें लिखा है गैल्वेनाइजिंग में जस्ता का प्रयोग किया जाता है। मतलब क्वेश्चन में कैसे आएगा, क्वेश्चन में ये आएगा कि गैल्वेनाइजिंग में किस मटेरियल का यूज़ करते हैं, तो उसका आंसर होगा जस्ता। जस्ता को इंग्लिश में जिंक कहते हैं। दोस्तों, एक बात बता दूं, ये वीडियो हम दोनों लैंग्वेज में लेके चलेंगे, हिंदी और इंग्लिश। ओके। आपको कोशिश करेंगे कि इंग्लिश में भी कंटेंट मिल जाए और हिंदी में तो सामने लिखा ही है। तो आप स्क्रीन पर देख रहे हो कि गैल्वेनाइजिंग में जस्ता का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों समझ लेते हैं कि ये क्वेश्चन किस सब्जेक्ट का है। ठीक है। जैसे रेलवे में 40 नंबर की जीएस जो सिलेबस में है, एनटीपीसी के सिलेबस में, वो 40 नंबर का है। लेकिन हम देख लेते हैं कि जो ये गैल्वेनाइजिंग जो वर्ड है ये किस सब्जेक्ट का है। तो आप देखोगे कि गैल्वेनाइजिंग जो है ये केमिस्ट्री का शब्द है। ये केमिस्ट्री सब्जेक्ट से आपका क्वेश्चन आया हुआ है, और केमिस्ट्री से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रिक जो टॉपिक है आपका, देखोगे आप सिलेबस में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ये टॉपिक है। ओके। तो समझ लेते हैं कि गैल्वेनाइजिंग होता क्या है। तो गैल्वेनाइजिंग की डिफिनीशन हम चेक कर लेते हैं। गैल्वेनाइजेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग अ प्रोटेक्टिव जिंक, ठीक है, कोटिंग टू आयरन और स्टील। मतलब क्या है, सिंपल लैंग्वेज में हम समझते हैं कि गैल्वेनाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिस पे जिंक की कोटिंग की जाती है। जिंक की कोटिंग किस पे करेंगे, या तो आयरन पे करेंगे या तो स्टील पर करेंगे। ओके। तो आयरन व स्टील पर जिंक की कोटिंग करने के प्रोसेस को गैल्वेनाइजिंग कहा जाता है। और ये कोटिंग क्यों करते हैं, कोटिंग इसलिए किया जाता है क्योंकि हमारा जो रस्ट होता है, जो जंग लगता है स्टील और आयरन में, वो ना लगे। इसीलिए हम जस्ते का, इस टेक्निक का यूज करके जस्ते की परत चढ़ाते हैं। ओके। अब गैल्वेनाइजिंग से मिलता जुलता एक टर्म होता है कि गैल्वेनिक सेल। अब ये भी जानकारी ले लेते हैं कि गैल्वेनिक सेल होता क्या है। गैल्वेनिक सेल होता है, galvanic cell is a system in which we convert chemical energy into electrical energy। मतलब केमिकल रिएक्शन का यूज करके हम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं थ्रू द गैल्वेनिक सेल। इसी गैल्वेनिक सेल को ही हम वोल्टाइक सेल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेल और डैनियल सेल भी बोलते हैं। ठीक है। किस तरीके से फंक्शन क्या होता है गैल्वेनिक सेल का, आप समझ लीजिए। एक्चुअली गैल्वेनिक सेल में हम दो सोल्यूशन यूज करते हैं। ठीक है। जिंक सल्फेट ZnSO4 और दूसरा सोल्यूशन होता है कॉपर सल्फेट CuSO4। इन दो सोल्यूशनों में हम दो रॉड डालते हैं, जिंक सल्फेट में जिंक की रॉड और कॉपर सल्फेट में कॉपर की रॉड। फिर इन दोनों रॉड को एक वायर के माध्यम से जोड़ दिया जाता है। तो ड्यू टू केमिकल रिएक्शन, ठीक है, केमिकल रिएक्शन होता है और इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। इलेक्ट्रॉन का फ्लो होने से ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। इस तरीके से केमिकल रिएक्शन का यूज़ करके हम वोल्टाइक सेल या गैल्वेनिक सेल से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। तो जिंक जो रॉड होती है, जिंक से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो इस पर निगेटिव चार्ज होता है। ठीक है। यहाँ इसमें जो है ऑक्सीडेशन की क्रिया होती है, इसे एनोड बोला जाता है। और कॉपर रॉड जो होती है उसको कैथोड बोलते हैं, उसमें रिडक्शन की क्रिया होती है। इस तरीके से गैल्वेनिक सेल के बारे में हमने जाना। तो ये ऑप्शन 1 से इतने सारे कॉन्सेप्ट निकल के आए।
ठीक है, इसको हम टिक कर लेते हैं, ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों देखो आपका है कि शक्ति का मात्रक वाट होता है। शक्ति मतलब पावर, ठीक है। ये क्वेश्चन किस सब्जेक्ट का है, ये फिजिक्स का क्वेश्चन है आपका। फिजिक्स से जो पावर के टॉपिक हैं वहाँ से क्वेश्चन लिया गया है। तो शक्ति का मात्रक वाट होता है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, यूनिट जितनी भी फिजिक्स में जो यूनिट होगी वो आपको लर्न करनी होगी, ठीक है। 40-50 यूनिट होगी, वो सारी आपको लर्न करनी होगी, इसमें कोई कॉन्सेप्ट की ज़रूरत नहीं है, ये होता है। और तीसरा क्वेश्चन हम देख लेते हैं, अंतरिक्ष से पृथ्वी दिन में नीला दिखाई देता है, ठीक है। मतलब जब आप स्पेस से जाओगे वहाँ से अर्थ को ऑब्जर्व करोगे तो ब्लू दिखाई देता है, और इसी कारण इसे ब्लू प्लैनेट भी बोला जाता है। ऐसा किस लिए होता है, ये फिजिक्स का लाइट चैप्टर से क्वेश्चन है, ठीक है। ये टॉपिक स्कैटरिंग से क्वेश्चन है, ठीक है। स्कैटरिंग क्या होती है वो आप समझ लीजिए। होता क्या है कि जब लाइट रेस मीडियम में ट्रेवल करती है तो मीडियम में कि कुछ डस्ट पार्टिकल्स, कुछ स्मोक्स ये अवेलेबल होते हैं, ठीक है, ये प्रेजेंट होते हैं। तो धूल और स्मोक के कणों के कारण जब ये लाइट रे ट्रेवल करती है तो इनके इनके चलते ये चारों दिशाओं में फैल जाती है, स्कैटरिंग हो जाता है लाइट का। तो इसे ही स्कैटरिंग बोला गया है, ठीक है। अब देख लेते हैं कि स्कैटरिंग डिफरेंट डिफरेंट कलर का डिफरेंट डिफरेंट होता है, ठीक है। जिसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है उसकी स्कैटरिंग सबसे कम होती है, और जिसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है उसकी स्कैटरिंग सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। तो लाल रंग की वेवलेंथ हम जानते हैं सबसे ज़्यादा होती है, तो लाल रंग की स्कैटरिंग सबसे कम होती है। और नीला रंग जो और पर्पल रंग जो होता है उसकी सबसे मिनिमम वेवलेंथ होती है, सबसे ज़्यादा स्कैटरिंग उसका होता है। तो ये क्वेश्चन भी हमने समझ लिया। चौथा क्वेश्चन है हमारा, दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर की मापी जाती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कहाँ से उठ रहा है, ये क्वेश्चन है आपका डिवाइसेस से। रेलवे हर बार एक डिवाइस पूछता है, इस डिवाइस से क्या चीज़ की जाती है। दूध, जैसे यहाँ पे पूछ लिया कि दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से मापी जाती है, ऐसे ही आपको पूछा जाएगा कि रेक्टिफायर का क्या क्या काम है। तो रेक्टिफायर क्या होता है, एसी टू डीसी कन्वर्टर होता है, ठीक है। इसी तरीके बैरोमीटर पूछा जा सकता है। बैरोमीटर क्या होता है कि इससे प्रेशर मापा जाता है। तो आपको जो कुछ डिवाइसेस हैं उनको अच्छे से पढ़ के जाना होगा। अब जब मिल्क की बात हो रही है तो मिल्क में हम देख लेते हैं और भी मिल्क से रिलेटेड जानकारी ले लेते हैं। जैसे कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि पीएच वैल्यू ऑफ मिल्क, ठीक है, पीएच वैल्यू दूध की क्या होती है। तो ये 6.5 से लेकर 6.7 तक की इनकी रेंज होती है, ये हो गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन मिल्क से ही बन सकता है कि मिल्क में कौन सा एसिड पाया जाता है। तो मिल्क में लैक्टिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमको रिलेट करके क्वेश्चन को पढ़ना है। यहाँ से भी 3 कॉन्सेप्ट निकल के आ गए। फिर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन के आविष्कारक कौन है। न्यूट्रॉन के आविष्कारक जेम्स चैडविक हैं। तो केवल यहाँ अपने को न्यूट्रॉन से ही मतलब नहीं रखना चाहिए। न्यूट्रॉन के साथ साथ हमको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों के खोजकर्ता के बारे में जानना चाहिए। तो आपको पता ही होगा, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉम्सन ने, प्रोटॉन की खोज की थी अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने, और न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। तो जो यहाँ से क्वेश्चन रिलेट हो रहे हैं वो उन सबको भी हम कवर कर रहे हैं। तो आपका ये केमिस्ट्री से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, ये भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है। तो इसमें साफ साफ लिखा है सूर्य की सतह का तापमान लगभग 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब इससे रिलेटेड देख लेते हैं कि और कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब सन से रिलेटेड सबसे पहले क्वेश्चन ये हो सकता है कि सन पर कौन सी क्रिया होती है, न्यूक्लियर फ्यूज़न होता है या न्यूक्लियर डिफ्यूज़न होता है, मतलब नाभिकीय विखंडन होता है या नाभिकीय संलयन होता है। तो जो सन की एनर्जी का स्रोत है वो है न्यूक्लियर फ्यूज़न, मतलब नाभिकीय संलयन होता है। और कौन कौन सी गैसें होती हैं सनलाइट में, हाइड्रोजन होती है 73%, हीलियम होती है 25%, ठीक है। एक क्वेश्चन और बन सकता है कि सनलाइट पृथ्वी पर कितने टाइम तक पहुंच सकती है। तो सनलाइट को पृथ्वी पर पहुंचने तक 8 मिनट 19 सेकंड का समय लगता है, ठीक है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं आपके, ये सारे क्वेश्चन आपको समझना होगा, ठीक है। फिर सन कितने पार्ट में बना हुआ है, सन के 3 पार्ट हैं बेसिकली, कोर, फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर, ठीक है। सबसे अंदर वाले भाग को कोर बोलते हैं, उसके ऊपर फोटोस्फीयर, उसके ऊपर आपका क्रोमोस्फीयर। ये क्वेश्चन भी कवर हो गया। फिर आगे चलते हैं,
लिखा हुआ है पानी का घनत्व सबसे अधिक 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर होता है। तो ये फिजिक्स का क्वेश्चन है। फिजिक्स के हीट चैप्टर जब आप पढ़ोगे तो वहाँ पे ये क्वेश्चन उस टॉपिक से लिए गए हैं, क्योंकि आप जानते हो कि पानी का घनत्व जो है, डेंसिटी जो वाटर की होती है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर सबसे ज़्यादा होती है। अब अपने आगे क्वेश्चन मूव कर लेते हैं, देख लेते हैं आगे कौन कौन से क्वेश्चन है। हमारा जो आगे का क्वेश्चन है वो है समुद्र का पानी संवहन विधि द्वारा गर्म होता है। अब इस क्वेश्चन को आप देखिए क्या समझ पा रहे हो कि ये क्वेश्चन किस सब्जेक्ट का है। बात अगर संवहन की हो रही है तो ये फिजिक्स टॉपिक का क्वेश्चन है, और फिजिक्स में से जो हीट का टॉपिक है, और जब आप उसको स्टडी करोगे तो वहाँ पाओगे संवहन होता क्या है। संवहन क्या है? मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र, मतलब हीट किस किस तरीके से ट्रांसफ़र होती है उसकी बात हो रही है यहाँ पे। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड और जानकारी ले लेते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हीट ट्रांसफ़र के 3 विधियाँ हैं, 3 मोड हैं हीट ट्रांसफ़र के। कौन कौन से? कंडक्शन, कन्वेंशन एंड रेडिएशन। अब कंडक्शन क्या होता है? कंडक्शन होता है कि जब ठोस में, जब सॉलिड में हीट ट्रांसफ़र होता है तो वहाँ पे कंडक्शन होता है। इसके लिए मीडियम की ज़रूरत होती है, ठीक है। कन्वेंशन क्या होता है? कन्वेंशन, जिसको संवहन हिंदी में बोला जाता है, संवहन में आपको ये लिक्विड और गैस में, गैस मीडियम में हीट ट्रेवल होता है, ठीक है। हीट ट्रेवल जब लिक्विड और गैस मीडियम में ट्रेवल होती है तो वो कन्वेंशन के माध्यम से होती है, ठीक है। उसके बाद लास्ट वन है रेडिएशन। रेडिएशन क्या होता है? इसमें हीट ट्रेवल होने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। इसका एग्जांपल है कि जो सनलाइट आती है अपनी पृथ्वी पे तो वो रेडिएशन के माध्यम से ही आती है। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। स्पेक्ट्रम में कम तरंग दैर्घ्य, सबसे कम तरंग दैर्घ्य बैंगनी रंग का होता है, ठीक है। तो ये कौन सा, ये भी फिजिक्स से क्वेश्चन है, ठीक है। फिजिक्स के लाइट चैप्टर जब आप पढ़ोगे, रेनबो, ठीक है, या वेवलेंथ वाला जब टॉपिक पढ़ोगे तो वहाँ से आपको मिल जाएगा। और सीधी सीधी बात इसमें ये पूछा कि सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसको हुई थी, तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। पर्पल कलर बैंगनी रंग का सबसे कम होता है और लाल लाल रंग का सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। तो यूनिट आपको फिजिक्स में जितनी भी यूनिट है इंपॉर्टेंट वो सब रट के जाना होगा। ये बिल्कुल डिक्टो क्वेश्चन आते हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ट्रांजिस्टर का अर्धचालक किसका बना होता है? तो इसमें लिखा हुआ है जर्मेनियम। आप जानते हो सेमीकंडक्टर ऐसे होते हैं जैसे जर्मेनियम के बने होते हैं, सिलिकॉन के बने होते हैं। तो ये आपके फिजिक्स का इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड ये क्वेश्चन आया था, ओके। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष खगोलीय दूरी का मात्रक है, ठीक है। प्रकाश वर्ष क्या है? लाइट ईयर। लाइट ईयर दूरी का मात्रक है। ये भी यूनिट से रिलेटेड सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन है लाल प्लस नीला का मिश्रण मैजेंटा होता है। ये क्वेश्चन कहाँ से है आपका? ये क्वेश्चन भी फिजिक्स सब्जेक्ट से है। फिजिक्स में जब आप रेनबो पढ़ोगे तो रेनबो टॉपिक जब कवर करोगे आप तो उसमें आपको मिलेगा कि कलर 3 तरीके के होते हैं, प्राइमरी कलर, सेकेंडरी कलर एंड कॉम्प्लीमेंट्री कलर, ठीक है। प्राइमरी कलर कौन कौन से होते हैं? प्राइमरी कलर आपके होते हैं रेड, ब्लू, ग्रीन, ठीक है। आरबीजी इस टेक्निक से आप यूज़ कर सकते हो, ओके। मतलब रेड, ब्लू और ग्रीन आपके हो गए प्राइमरी कलर। अब सेकेंडरी कलर कौन कौन से होते हैं? सेकेंडरी कलर ऐसे कलर होते हैं जो 2 कलरों से मिलके बने हुए होते हैं। तो सेकेंडरी कलर भी 3 होते हैं। कौन कौन से? मैग्नेटा, येलो कलर और सियान, जिसको पिकॉक ब्लू बोलते हैं, ठीक है। तो 3 कलर हुए, मैजेंटा, येलो कलर और पिकॉक ब्लू। अब मैजेंटा कलर कैसे होता है? देखो, मैंने बताया कि आरबीजी, रेड, ब्लू, ग्रीन, ये 3 प्राइमरी कलर होते हैं। तो जब आप रेड, शुरू के 2 रेड और ब्लू मिलाओगे तब मैजेंटा बनेगा, ठीक है। और शुरू वाला और लास्ट वाला जब रेड और ग्रीन मिलाओगे तो येलो कलर मिलेगा, ठीक है। फिर जब ब्लू और ग्रीन मिलाओगे
तो पीकॉक ब्लू बनेगा। इस तरीके से हमने जाना कि सेकेंडरी कलर कैसे बनते हैं। अब बात करते हैं कम्प्लीमेंट्री कलर पे। कम्प्लीमेंट्री कलर ऐसा कलर होता है, ऐसे दो कलर होते हैं जिनको मिलाने पर वाइट रंग मिलता है, तो ये कम्प्लीमेंट्री कलर होते हैं। इस तरीके से 3 कलर हमने देखा, प्राइमरी कलर, सेकेंडरी कलर एंड कम्प्लीमेंट्री कलर। अब आगे मूव करते हैं। पानी में लोहे की छड़ किसके कारण मोड़ी प्रतीत होती है? ठीक है, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण मोड़ी प्रतीत होती है। तो क्वेश्चन देखते ही समझ में आ रहा है कि ये लाइट चैप्टर से क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहाँ से समझ लेते हैं कि अपवर्तन कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं कि अपवर्तन होता क्या है, रिफ्रैक्शन होता क्या है। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट समझने के लिए हम ये जान लेते हैं कि होता क्या है कि जब लाइट रेस दो डिफरेंट मीडियम में ट्रेवल करती है तो उसमें कुछ प्रॉपर्टी में चेंज आ जाता है, तो यही प्रॉपर्टी बताता है रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो होता क्या है कि जब लाइट रेस रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ ट्रेवल करती है, मतलब जब विरल माध्यम से सघन माध्यम की तरफ ट्रेवल करेगी, तो जो नॉर्मल होगा, ठीक है, वो नॉर्मल की तरफ लाइट मूव कर जाएगी। इसके उल्टा जब सघन माध्यम से विरल माध्यम की तरफ लाइट मूव करेगी तो वो नॉर्मल से दूर हट जाएगी। सघन माध्यम मतलब कि जो डेंसर मीडियम होता है, जैसे पानी हो गया। रेयर मीडियम मतलब विरल माध्यम हो गया, जो हवा हो गया, जैसे मतलब हल्के माध्यम हो गए आपके। तो जब माध्यम का डिफरेंस होता है ना, जब मीडियम के डिफरेंस होते हैं, तब लाइट के कुछ जो पैटर्न फॉलो करती है उसमें डिफ्लेक्शन हो जाता है, तो उसी घटना को ही अपवर्तन बोला जाता है। ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन होता है। ठीक है, 2 लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन होता है, अपवर्तन के 2 नियम होते हैं, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टिंग रे और नॉर्मल, तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। नंबर 1 लॉ हो गया। नंबर 2 होता है कि साइन आई अपान साइन आर बराबर इज इक्वल टू म्यू। मतलब यहाँ पे म्यू क्या होता है? म्यू होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला जाए तो ये रेशियो होता है लाइट स्पीड इन मीडियम और लाइट स्पीड इन एयर। ठीक है, मतलब एयर में लाइट की स्पीड कितनी होती है और किसी मीडियम में किसी एयर की कितनी स्पीड होगी, इन दोनों के अनुपात को ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला गया है। ओके, ये क्वेश्चन भी हो गया अपना। अब आगे मूव करते हैं। आगे क्वेश्चन है कि प्रतिबल अपान बल का संबंध हुक के नियम से है। तो जब ये क्वेश्चन जानोगे आप, ये फिजिक्स के मैकेनिक्स से ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, इसमें क्या होता है, हुक का नियम क्या होता है ये जान लेते हैं। हुक का नियम क्या होता है कि स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ठीक है, मतलब जितना स्ट्रेस होगा उतना ही स्ट्रेन होगा, या जितना स्ट्रेन होगा उतना ही स्ट्रेस होगा। तो ये हुक का नियम ये बोलता है। ये क्वेश्चन हो गया। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा फिजिक्स से ही, संवेग किसका गुणनफल होता है? मतलब मोमेंटम आपका क्या होता है? मोमेंटम इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी होता है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद का नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीसा का सिक्का किस शासक ने चलवाए थे या किस राजवंश ने चलाए थे? तो सीसा का सिक्का सातवाहन शासक ने चलाए थे। ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, हिस्ट्री में भी एंशियंट हिस्ट्री का क्वेश्चन कवर कर रहा है ये। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड में चलते हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं सातवाहन शासक का। ठीक है, तो बात की जाए अगर सातवाहन वंश की, जैसे ही आप एंशियन हिस्ट्री की बात करते हो तो एंशियन हिस्ट्री में सबसे पहले IBC आया, इंडस वैली सिविलाइजेशन। उसके बाद आर्यन एज आया, आर्य लोग आए। फिर मगध एम्पायर का क्रिएशन हुआ। मगध एम्पायर से ही उसके बाद का ही टाइम पीरियड के बाद लगभग सातवाहन वंश का स्थापना हुई। ये क्या हुआ था, ब्राह्मण एम्पायर जब शुरू होता है। ब्राह्मण एम्पायर कैसे शुरू होता है? ब्राह्मण एम्पायर में सबसे पहले शुंग वंश की स्थापना होती है। शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग जी होते हैं। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग क्या करते हैं कि मगध एम्पायर के जो अंतिम शासक बृहद्रथ थे उनकी हत्या करके गद्दी पर बैठ जाते हैं और ब्राह्मण साम्राज्य की स्थापना करते हैं। ब्राह्मण साम्राज्य के अंतर्गत शुंग वंश की स्थापना करते हैं और अपनी राजधानी विदिशा शिफ्ट करते हैं। ठीक है, फिर शुंग वंश के अंतिम शासक होते हैं वो देवभूति होते हैं। देवभूति की हत्या
वासुदेव करते हैं। वासुदेव ने शुंग वंश के जो अंतिम शासक देवभूत थे उनकी हत्या करके कण्व डायनेस्टी की स्थापना करते हैं, मतलब जिसे कण्व वंश बोला जाता है। फिर कण्व वंश की जो अंतिम शासक सुशर्मा होते हैं, ओके, सुशर्मा की हत्या सिमुक करते हैं। सिमुक ही सातवाहन वंश के संस्थापक होते हैं, ठीक है। इस तरीके से जब ब्राह्मीण एम्पायर इस्टेब्लिश होता है तो उसमें शुंग वंश आता है। शुंग वंश के बाद कण्व वंश आता है, कण्व डायनेस्टी इसे बोलते हैं। फिर कण्व वंश के बाद सातवाहन वंश की स्थापना होती है। सातवाहन वंश में ही सिमुक होते हैं जो कि सुशर्मा की हत्या करके अपने वंश का स्थापना करते हैं, सातवाहन वंश को, ठीक है। और अपनी राजधानी प्रतिष्ठान आंध्र प्रदेश में जो है वहाँ शिफ्ट करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं कि क्या क्या रिफॉर्म किए सातवाहन डायनेस्टी ने। तो सातवाहन डायनेस्टी ने सीसा का सिक्का चलाया, जो कि क्वेश्चन में आप यहाँ देख रहे हो, ठीक है। सीसे का सिक्का किसने चलाया? तो सीसे का सिक्का सातवाहन डायनेस्टी द्वारा चलाया गया। यही नहीं, इसके साथ साथ चांदी के, तांबे के, प्रोटीन के एवं कांसे के मुद्राओं को सातवाहन डायनेस्टी ने चलाया। उसके बाद ब्राह्मणों को जो भूमिदान की प्रथा की शुरुआत भी सातवाहन वंश द्वारा शुरू की गई। ये मातृसत्तात्मक राज्य हुआ करता था सातवाहन वंश। सातवाहन वंश की भाषा जो है प्राकृत थी और लिपि ब्राह्मणी हुआ करती थी। सातवाहन राज्यों ने क्या किया? सातवाहन ने जो उत्तर और दक्षिण के राज्य थे उनके मध्य जो है सेतु का काम किया, मतलब एक मिडिल मैन की भूमिका निभाई सातवाहन वंशों ने, ओके। इसके साथ ही साथ अजंता व एलोरा गुफाओं के जो शुरुआती निर्माण हुए उसमें भी इनका योगदान रहा। अमरावती कला का विकास किया। इस तरीके से काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहा अपने इतिहास में सातवाहन वंश का। अब सातवाहन वंश के दो मुख्य साहित्यकार हुए, एक हाल, एक गुढ़ाढ़े, ठीक है। हाल ने गथा सप्तक नामक पुस्तक लिखी और गुढ़ाढ़े ने बृहत कथा पुस्तक लिखी। प्रमुख शासक जो हुए सातवाहन वंश के उनको देख लेते हैं। सिमुक तो संस्थापक ही थे सातवाहन वंश के। इसके अलावा सतकर्णी, गौतमी पुत्र सतकर्णी, वशिष्ठी पुत्र पुलमावी, यक्षश्री सतकर्णी, ये सारे सातवाहन वंश के प्रमुख शासक हुए। ये भी क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ, ठीक है। और उसके बाद का क्वेश्चन देख लेते हैं कि माल्थस के अनुसार जनसंख्या 25 वर्षों में दुगनी हो जाती है। कुछ क्वेश्चन एग्जाम में आपको ऐसे मिलेंगे जिनका कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, उनको आप एज इट इज़ आपको रटना पड़ेगा। तो इसी सेम टाइप का क्वेश्चन ये भी है, माल्थस के अनुसार जनसंख्या 25 वर्षों में दुगनी हो जाती है। लास्ट क्वेश्चन अपना देख लेते हैं आज के वीडियो का। तो इग्नाइटेड माइंड्स के लेखक APJ अब्दुल कलाम है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से क्या समझ में आ रहा है? इस क्वेश्चन से यही समझ में आ रहा है कि बुक और अथर से भी रेलवे में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो अब्दुल कलाम जी की और जो बुक हैं उनको देख लेते हैं। जैसे इन्हीं की किताब थी विंग ऑफ फायर, ठीक है, विंग ऑफ फायर। इसके साथ साथ इग्नाइटेड माइंड्स हो गया आपका, इंडिया 2020। इनकी 3 मुख्य किताबें हैं, और भी किताबें हैं, अभी फ़िलहाल हम यही जानते हैं, विंग ऑफ फायर, इंडिया 2020, इग्नाइटेड माइंड्स। ये सारी किताबें इनके द्वारा ही लिखी गई। तो दोस्तों आज हम लोगों ने कवर किया है अपना पहला प्रैक्टिस सेट RRB चंडीगढ़ 26/8/2007 रेलवे का पेपर है। ये लगभग 19 क्वेश्चन हमने कवर किया, ठीक है। और इसके साथ ही साथ इन क्वेश्चन से रिलेटेड और भी जो क्वेश्चन आसपास होते हैं उनके कॉन्सेप्ट को समझा। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का वीडियो देखने के लिए।